जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इन वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक बहुत कॉमन सी बात करते हैं, हमने जो चैप्टर 1 में स्टडी किया था कि जब भी कोई दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे जाते हैं देन दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है Q1, एक चार्ज ये है Q2। जब भी ये एक मीडियम में एक स्पेस में रखे जाएंगे देन दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर फोर्स में बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, बट if they are placed in the same medium they will apply force on each other and their force is inversely proportional to the square of distance between them। तो एक बात तो यहां से क्लियर थी कि रखे जाएंगे फोर्स वर्क करेगा और फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस व्हेन वी विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज फोर्स विल डिक्रीज एंड आफ्टर ए डेफिनेट रेंज फोर्स इज नेग्लिजिबल। और उसी रेंज के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जिस रेंज में चार्ज पे फोर्स वर्क करता है, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें, सपोज ये एक चार्ज है हमारे पास Q, इसने अपना खुद का एक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है। ठीक, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0। ठीक, ये Q0 अभी क्या है, Q0 भी पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, ये अभी आउट ऑफ द फील्ड है। अगर ये फील्ड के बाहर है तो क्या होगा, तो इस पर कोई फोर्स वर्क करेगा नहीं करेगा। बट अगर हम इस चार्ज को फील्ड के अंदर लेके आते हैं, ठीक, तो चार्ज को जब हम फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो जैसे ये चार्ज फील्ड के अंदर आएगा, टेस्ट चार्ज यहाँ पे आएगा Q0, तो इस पे एक रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट चार्ज को क्लोज लाने में जो वर्क होता है दैट वर्क इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली work done in moving the charge from infinite separation to their definite position to their final destination। दो चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से एक डेफिनेट डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क होता है वही वर्क किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की कि चार्ज हमने पहले कहाँ रखा था, टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा था, बाद में हम टेस्ट चार्ज को मूव करा के इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए, इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे लेके आए। तो इनफाइनाइट सेपरेशन से आर डिस्टेंस तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ होगा वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या डिफाइन करते हैं हम इसको, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू देयर फाइनल पोजीशन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली इनफाइनाइट सेपरेशन से उनकी फाइनल पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे अगर हम एनर्जी की अभी बात करते हैं तो पहले एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमको ये मालूम है, वी नो जो U होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन। किसके इक्वल है, वर्क डन के। और देखो वर्क डन में भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि इनफाइनाइट सेपरेशन से फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर हम लेके आ रहे हैं। अब देखो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। रेंज भी हमने यूज करी है, कहां से, इनफाइनाइट सेपरेशन से आर सेपरेशन तक हम इसको लेके आ रहे हैं। अब देखिए इनफाइनाइट सेपरेशन से आर सेपरेशन पे हम लेके आए हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको तो क्या होगा, u इज इक्वल इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर। अब देखिए एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर के लिए हम एक केस कंसीडर करते हैं। क्या केस कंसीडर करते हैं कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, दिस इज द सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ये है टेस्ट चार्ज Q0। ठीक, इनिशियली इट इज एट इंफिनिटी बट वी विल मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट P दैट इज एट R डिस्टेंस, दैट इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। क्लियर है। अब इसी के बीच में इनफाइनाइट और आर के बीच में अगर हम कोई भी एक पोजीशन ले लें, यहाँ पे मान लीजिए जब टेस्ट चार्ज यहाँ रहा होगा तो टेस्ट चार्ज इतना क्लोज आएगा, हमको मालूम है कि इस पे रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, तो फोर्स किधर है, इधर वर्क करेगा। और जो हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो किधर करा रहे हैं, इस तरफ, देख लीजिए, क्योंकि रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स आउटवर्ड पुश कर रहा है बट हम सिस्टम में चार्ज को किधर लेके आ रहे हैं, इनवर्ड।
तो रिपल्सन के अगेंस्ट हम मूवमेंट करा रहे हैं, और जब रिपल्सन के अगेंस्ट हम इसको मूव कराएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F इंटू डी आर कॉस 180। अब देखो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू क्या होती है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर। अब इसकी रेंज अगर हम बात कर रहे हैं तो अब रेंज भी समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एफ इंटू डी आर की जगह हम चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, वी विल यूज, चलो ठीक है, हम डी आर से सॉल्व कर रहे हैं इसको, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जो कॉन्स्टेंट टर्म थे कहाँ होंगे, बाहर आ जाएंगे। जब कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वो भी समझ लीजिए। जब कॉन्स्टेंट बाहर आया तो u इज इक्वल माइनस के बाहर आ गया, q इंटू क्यू बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर। 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा -1 बाई आर। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई आर। क्लियर है, ये -1 बाई आर, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर। अब देखो ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, u इज इक्वल के क्यू इंटू क्यू नॉट। लिमिट ओपन करेंगे तो पहले क्या लिमिट रखी जाती है, फाइनल, तो 1 बाई आर माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी। और देखिए 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, u इज इक्वल के कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर एट आर सेपरेशन। क्लियर है, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर। अब क्यू नॉट की जगह हम चाहे तो हम दूसरा चार्ज भी ले सकते हैं, Q1 Q2 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल में जो समझने वाली बात थी कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू देयर फाइनल सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन पे कोई फोर्स नहीं लगता तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जब हम उनको पास लाते हैं तो ड्यू टू द फोर्स क्या होता है, या तो वो अट्रैक्ट होते हैं या फिर वो रिपेल होते हैं, तो उनको उनकी पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए हम जितना वर्क करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही वर्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी की जब बात हुई है तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और आपको मालूम है एनर्जी कोई भी हो यूनिट एक ही होती है एनर्जी की, दैट इज जूल। ठीक, वैसे तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी का आ रहा है, एनर्जी की यूनिट क्या आएगी, जूल। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने किसकी बात की, पोटेंशियल एनर्जी की, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, जैसे अभी हमने बात करी दो चार्जेस की, कि दो चार्ज थे, एक ये चार्ज था Q1 और एक चार्ज था ये Q2। इनिशियली ये कितने सेपरेशन पे थे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, और इनफाइनाइट सेपरेशन से इनको एक दूसरे के क्लोज लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, that work is converted in the form of energy and that energy is known as electrostatic potential energy। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशन इंक्लूड कर दें, क्या कंडीशन इंक्लूड कर दें कि ये जो दूसरा चार्ज है जो हम मूव करा के ला रहे हैं इनफाइनाइट सेपरेशन से, ये कितना है, 1 कूलाम। 1 कूलाम का मतलब यूनिट चार्ज। अगर ये चार्ज यूनिट चार्ज होगा तो यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या डिफाइन करते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, जैसे हमसे बोला गया कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है ये Q, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है, ये अपनी इस रेंज में इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये Q नॉट है, Q नॉट यहाँ पे रखा था, कितना है, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलाम है, इसको अगर हम इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर इस पॉइंट P पर ले जा रहे हैं जिसकी डिस्टेंस कितनी है R, तो इनफाइनाइट से P तक ले जाने में जो वर्क डन होगा
दिस वर्क इज कन्वर्टेड या नोन एज पोटेंशियल, क्योंकि ये वर्क किसके लिए हुआ है, यूनिट चार्ज के लिए। एनर्जी के केस में चार्ज स्पेसिफाई नहीं था, चार्ज कुछ भी हो सकता था, बट अगर यही वर्क जो हम कर रहे हैं वो दैट इज फॉर यूनिट चार्ज, अगर यूनिट चार्ज के लिए है देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन से हमें फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, V इज इक्वल W/Q0। अब देखो W की वैल्यू पीछे हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी फाइंड कर चुके हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से क्या आया था, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R F इंटू dx, ठीक, डिवाइडेड बाई Q0। और जब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी तो पीछे वैल्यू भी हमको मिली थी इसकी, क्या मिली थी वैल्यू, K Q इंटू Q0 बाई R एंड डिवाइडेड बाई Q0, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बात करी तो देखो Q0 से Q0 कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो हमको मिलेगा दैट वी विल फाइंड V इज इक्वल K इंटू Q बाई R, ठीक, K Q बाई R। अब यहाँ पे देख लो ये आ गया पोटेंशियल, और डिफाइन हमने क्या किया है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है वही वर्क पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक। अगर हम यहाँ से एसआई यूनिट इसकी फाइंड करते हैं तो देखो एसआई यूनिट जो इसकी होगी, बहुत क्लियर सी बात है कि अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज था, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक, जूल पर कूलाम बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्या, बोल्ट, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक चीज और याद रखिए, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। जैसे हमने पीछे बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती थी, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और जब ये स्केलर क्वांटिटी होगी दैट मींस इसके जो जितने भी फंक्शन है वो सारे एल्जेब्रिक सम वाले रूल से सॉल्व होंगे, हम इसमें वेक्टर एडिशन लॉ यूज नहीं करेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अभी देखो जस्ट अभी हमने जो फाइंड किया पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया है यही है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्लियर। तो जो हमारे पास आया उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल क्या होता है, W/Q0। कंडीशंस क्या थी कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है ये Q, ठीक, इसका पोटेंशियल हमको फाइंड करना, सपोज वी हैव टू फाइंड इट्स पोटेंशियल एट ए पॉइंट P दैट इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम इट। अगर इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो कंडीशन वही है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से पॉइंट P पर मूव करा के लाएंगे, और यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा दैट इज नॉन एज पोटेंशियल। वैल्यू जब हम रखेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, K Q बाई R, K इंटू Q बाई R, ठीक। K आपको मालूम है, K की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, ठीक। हाँ एक चीज जरूर है, अगर हम यहां से देखें तो पोटेंशियल वर्सेस R, V वर्सेस R का जो रिलेशन है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे। V और R का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो हमको कौन सा रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक। इनवर्स का जो ग्राफ बनता है हम सिंपल वो इनवर्स का ग्राफ इसमें फॉलो करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सा नेम से क्लियर है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। हमको ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे इनफाइनाइट से तो जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, जैसे हमको मालूम है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट ले लें, ये ले लिया पॉइंट 1 और ये ले लिया पॉइंट 2, देन वी नो द पोटेंशियल एज दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट। इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। और जब पोटेंशियल सेम नहीं होगा देन कॉमनली हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स का
के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल B1 माइनस V2, ठीक है। B1 माइनस V2 अगर हम बात कर सकते हैं तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा K Q बाई, या हम सिंपली इसके लिख सकते हैं B1 की वैल्यू क्या होगी W1 बाई क्यू नॉट माइनस W2 बाई क्यू नॉट, और अगर हम क्यू नॉट को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा W बाई क्यू नॉट। सिंपली वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो देखो हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, और दो चार्जेस के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था वो क्या आया था, जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, U इज इक्वल K Q1 Q2 बाई R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्ज सिस्टम व्हेन देयर नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन में ही है, बट अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हम उसकी बात करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं किसके लिए, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब देखो सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन एक्सटर्नल, पोटेंशियल कितना होगा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज रखते हैं, ये दिस इज द चार्ज Q, अब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए अगर हम बात करते हैं कैसे कर सकते हैं, तो उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, कॉमन सा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, V इज इक्वल क्या होता था W बाई क्यू नॉट। क्लियर है? तो यहां से अगर हम W निकालने यानी कि वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन इज इक्वल क्या होता है V इंटू क्यू नॉट वर्क। और हमको ये भी मालूम है वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स अगर ये चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक सिंपल सी बात समझो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इसको इसकी पोजीशन में होल्ड करके रखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना होगा वर्क डन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बहुत कॉमन सी समझ लीजिए। तो इस फॉर्मूले से अगर हम बात करते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, U इज इक्वल V इंटू Q, वेयर V इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज एट गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये चार्ज रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल है V, और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब अगर हम यहीं पे सेकंड केस कंसीडर कर लें, ठीक, सेकंड केस क्या है, फॉर पेयर ऑफ टू चार्जेस, पेयर ऑफ टू चार्जेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज प्रेजेंट हैं, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे वेरी करेगी, तो वो भी समझ लीजिए। जैसे ये हो गया, ये कॉमन सी बात है कि हमारे पास अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा दिस इज Q1, एक चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं दिस इज Q2, तो कॉमन सी बात समझिए, ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, और ये इन दोनों को एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों ही केसेस में अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी, पहली एनर्जी इसमें स्टोर होगी किसके कारण, टू होल्ड देयर पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी B1 इंटू Q1। एक एनर्जी इसमें डेवलप होगी टू होल्ड देयर पोजीशन V2 इंटू Q2, और एक एनर्जी इन दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण होगी, कितनी, K Q1 Q2 बाई R। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एनर्जी हमको यहाँ पे कंसीडर करनी थी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में भी एनर्जी आ गई, पेयर ऑफ चार्जेस के केस में भी आ गई। ओके, मूव करते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज द लॉज ऑफ पोटेंशियल। अब देखो लॉज ऑफ पोटेंशियल क्या शायद हो सकता है पहली बार आप सुन रहे हो, बट कॉमन सी बात जो एक हमने पढ़ी है कि व्हेनेवर चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जब इन दोनों पे फोर्स लगता है तो एक कॉमन सी बात है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो यहां से लॉज डेवलप होते हैं और फर्स्ट लॉ क्या है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। अब एक चीज याद रखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, फील्ड लाइंस पैरेलल है, दैट मींस जो आपका ई है वो कैसा है, कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म है। लेकिन फील्ड के यूनिफॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होता है। whenever we will move in the direction of electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और अगर हम इसमें कोई चार्ज रखते हैं, मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, क्या रखा, प्लस क्यू, तो भाई कॉमन सी बात है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ मूव करने का मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव करेगा। अब अगर हम यहीं पे नेगेटिव चार्ज रख देते, कैसा चार्ज रख देते, नेगेटिव चार्ज रख देते, मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया ये क्या, माइनस क्यू, इस पे जो फोर्स लगता है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये फील्ड के अपोजिट मूव करता। अपोजिट मूव करने का मतलब है सेकंड लॉ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज फ्लोज इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज को रखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, जैसे अभी हमने बोला कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो रिलेशन भी हमको फाइंड करके बताना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम ए केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, ये रहा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ई। वी विल टेक ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। चार्ज हमने लिया, एक टेस्ट चार्ज कहां रखा है, क्यू नॉट पॉइंट ए पे रखा है। सपोज if we want to move the charge from point A to point B, point A से point B पे हम मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इसको point A से point B पे मूव कराएंगे तो A से B पे ले जाने के लिए अपने आप तो जाएगा नहीं, we have to do some work against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। सपोज A और B के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, dx, ठीक। अब यहां पे देखो, अगर ये पॉइंट ए पे रखा था तो इस पे फोर्स भी लग रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हो गया एफ। हम इसको मूव करा रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाउ वर्क डन, वर्क डन टू मूव चार्ज, चार्ज को मूव कराने में वर्क कितना करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल एफ डॉट dx, ठीक है। वर्क इज इक्वल क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमको ये भी मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू क्यू, ठीक। पहले तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे F डॉट डी एक्स है, F डॉट डी एक्स करोगे तो इसको जब ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो cos 180 की वैल्यू जब आप इसमें -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल माइनस, पहले आ गया, एफ की वैल्यू क्या होती है, E इंटू क्यू, एफ इज इक्वल E इंटू क्यू, ठीक, इंटू डी एक्स। अब देखिए अगर ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट को हम इधर ट्रांसफर कर दें, तो क्यू नॉट को ट्रांसफर करने पे ये क्या बनेगा, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल माइनस E इंटू डी एक्स। अच्छा, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम इसको ले जा रहे हैं मूव करा के,
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना, dV इज इक्वल माइनस ई इंटू dx। क्लियर। अगर हम यहां से E की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से E की वैल्यू देखो क्या आएगी, E इज इक्वल माइनस dx, इधर ट्रांसफर होगा माइनस dV बाई dx। दिस इज द रिलेशन between electric field and potential in uniform electric field। clear, electric field and potential। अब ये देखो यहाँ पे ये जो आया E इज इक्वल माइनस डी बी बाई डी एक्स, ये जो डी बी बाई डी एक्स है माइनस डी बी बाई डी एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से एक चीज क्लियर है, माइनस का साइन क्या लगा है, माइनस के साइन लगे होने का मतलब है कि व्हेन वी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइनस के साइन लगे होने का सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर। यहां से हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिला, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या डिफाइन करते हैं वो भी समझ लीजिए, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो अभी हमको फॉर्मूला मिला था, क्या मिला था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, माइनस dV बाई dx, negative rate of change of potential with respect to distance is called potential gradient। ठीक, ये फॉर्मूला रहा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक, और ये इक्वल किसके होता है, इट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब देखो, as the name concept is clear, equipotential surface means simply a surface that have equal potential at every point। वैसे तो हमको मालूम है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हम ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट मीन्स हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो ये जरूरी नहीं है। तब अगर हम कोई ऐसी सरफेस कंसीडर करें या एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो, सेम हो, दैट मीन्स द सरफेस दैट हैव सेम पोटेंशियल एवरीवेयर, और वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए सरफेस इज जीरो, इफ देन द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कॉमनली एक ऐसी सरफेस, एनी सरफेस विच हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड an equipotential surface। in other words, the potential difference between any two points of equipotential surface is zero। यानी कि ऐसी सरफेस जिसके दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, जीरो होता है। जीरो तभी हो सकता है जब हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो इस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हम इनको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखो, ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इजी है, सेम लाइक एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी की मोस्टली उसी से मैच कर जाती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, आपने एक सिंपल सी बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज को मूव कराएंगे, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चार्ज को ले जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू। ठीक, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो वी इज डब्ल्यू इज इक्वल क्या होगा, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने का मतलब क्या है, वर्क करना नहीं पड़ेगा, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इज the spacing between equipotential surfaces enables us to identify the region of strong and weak fields। clearly याद रखिए, अगर equipotential surfaces closer हैं, ज्यादा डेंस हैं, पास पास हैं, तो फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर equipotential surfaces कैसी हैं, दूर दूर हैं, तो फील्ड कैसा होगा, वीक। यानी कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता था। क्लियर। नेक्स्ट इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ना करने का भी सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों सरफेसेस के नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। दैट मींस
एट द इंटरसेक्टिंग लाइन फील्ड हैव टू डायरेक्शंस, दैट इज इम्पॉसिबल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम किसी भी गिवन सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, देख लीजिए। फर्स्ट क्या है? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली increases in magnitude along with the z direction. यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, अब देखो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है और उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है, तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ठीक। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी? कंटिन्यूअसली कम होती जा रही होगी। अब देखो यहां स्पेसिंग ज्यादा है मतलब फील्ड वीक होगा, यहां स्पेसिंग कम है मतलब फील्ड स्ट्रांग होगा। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग दिया है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अब इसके बेस पे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। अब इस टाइप का अगर हमको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ओरिजिनेट हो रहा होगा? नेगेटिव चार्ज से कहीं ना कहीं। हम उसी चार्ज को सेंटर मान के क्या करेंगे? स्फेरिकल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और ये चीज याद रखना क्योंकि यहाँ फील्ड स्ट्रांग है तो फील्ड के सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना आगे जाएंगे सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक। ये पैटर्न बन गया किसका? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये क्यों है? क्योंकि अगर हम सेंटर मान के, चार्ज को सेंटर मान के स्फेरिकल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा? स्फीयर के हर पॉइंट पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और हमको मालूम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा। दूसरा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट, यानी कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है प्लस q, ठीक है, ये भी प्लस q है, यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज प्लस q, और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस d है। अब इसमें देखो, अब अगर हम इसके बीच में बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि इनके बीच का जो स्पेस होगा, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बहुत वीक। बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बहुत वीक होगा। दूर का जो स्पेस होगा, इधर उधर का स्पेस होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न इसमें बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, इधर अगर बात करते हैं इस टाइप का, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फील्ड लाइंस जो होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बन जाएंगी। देखो इनकी स्पेसिंग क्या है? बढ़ती जा रही है, यानी कि जितना हम सेंटर की तरफ चलेंगे, बीच में चलेंगे, फील्ड कैसा होता जाएगा? वीक होता जाएगा, और इधर उधर फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। तो उस हिसाब से हमने इनकी डेंसिटी को एडजस्ट किया है। जो प्रॉपर्टीज थी सिंपली हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात अगर पोटेंशियल की आ रही है तो इसको भी फाइंड करना पड़ेगा कि डाइपोल कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉइंट पे। इसके लिए हम एक जनरलाइज्ड कंडीशन लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं। ये रहा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट हैव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये हम बात करते हैं चार्जेस कितने हैं? प्लस क्यू और माइनस क्यू। दैट हैव चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सपोज द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, लेंथ कितनी है? 2a, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P. We have to find the potential at a point P that is at r distance. हमने एक पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट P है that is at r distance from the center of dipole and makes an angle theta with the direction of dipole moment. Dipole moment किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और इसके साथ कितना एंगल ये बना रहा है?
थीटा एंगल बना रहा है। कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे पॉइंट P। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। अब देखो जब इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करने की बात करते हैं तो पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला हमको मालूम है, V इज इक्वल क्या होता है, K इंटू क्यू बाई आर। यानी कि हमको दोनों चार्जेस से डिस्टेंस इसकी चाहिए। डिस्टेंस चाहिए, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। सपोज इसकी डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, दिस इज r1, और इसकी डिस्टेंस हमने यहां से ली, दिस इज r2। अब एक चीज देखिए, पॉइंट P पे अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट P पे ये जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। अब आप कहोगे क्यों होगा, तो उसका भी रीजन समझो। एक्चुअली जो डाइपोल होता है, डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। इस टाइप से एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, और पॉइंट P हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो अगर हम सेंटर से यहाँ पे देखते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इस टाइप से सेंटर से इसको, तो ये जो एंगल बनेगा कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। क्योंकि हमको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसको क्या किया है, हम ये मान के चलिए कि आप इसका जूम करके देख रहे हैं इस डायग्राम को। तो ये जो डिस्टेंस है ना 2a, 2a का मतलब इधर a हो गया, इधर भी कितना हो गया, a के कंपैरिजन में r कैसा है, बहुत ज्यादा है। और जब a के कंपैरिजन में r बहुत ज्यादा होगा, इन दैट केस ये जो आपका एंगल होगा वो बहुत स्मॉल होगा। ये कैसा होगा, एंगल जो यहाँ पे दिया है आपको, स्मॉल एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पे। और एक चीज याद रखिए, स्मॉल एंगल के केस में हम क्या करते हैं, सपोज वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस, हम इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंगल स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के केस में आप एक चीज याद रखो कि ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल। अब अगर ये दो साइड इक्वल हो गई और हमको फाइंड करना है r1, तो देखो r1 बहुत क्लियर, मान लो P से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमको मालूम है, सेंटर O तक की। इस पॉइंट को हमने मान लिया A, ठीक, O तक की डिस्टेंस हमको मालूम थी, इसको हमने क्या मान लिया, A। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक, इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम में कुछ चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। इन डायग्राम, इस डायग्राम में आपका जो r1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, r1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसके, ये वाला पार्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल r माइनस r1 इज इक्वल r माइनस ओ ए। क्लियर। अब देखो r माइनस ओ ए, अब इसको देखो, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अगर हम यहां से देखते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो इस एंगल के लिए थीटा है, थीटा के लिए अगर हम इसमें देखें तो cos थीटा इज इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ओ ए, हाइपोटेनियस कितना है, ए। ये कितना हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल ए कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे r1 आपका कितना निकल के आया, r माइनस ए कॉस थीटा। समझ लो, स्मॉल एंगल था, स्मॉल एंगल के केस में जब यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और जब ये इसके इक्वल होगी तो देखो r तो हमको गिवन है, r1 हमको फाइंड करना है, तो r में से OA को लेस कर दो, निकल आएगा r1। तो वही हमने किया है, r में से OA को लेस करके r1 निकाल लिया। OA की वैल्यू क्या आई है, a cos थीटा। क्लियर। अब यही हम r2 के लिए बात करते हैं, एंड r2 के लिए भी देखो, R2 के लिए क्या करते हैं, जो लाइन हमको दी थी हम इसी लाइन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे इधर। अब देखो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। और जब ये एंगल भी थीटा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इधर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो अब देखो ये साइड ए, फिर से वही होगा अगेन, थीटा इज इक्वल, इसको हमने मान लिया बी। अब की बार क्या होगा, अब की बार cos थीटा इज इक्वल क्या होगा, OB अपॉन ए। यानी कि अगर हम OB की वैल्यू भी निकालते हैं यहाँ से OB, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a cos थीटा। लेकिन जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो ये R2 किसके इक्वल होगा, ये PB के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, PB के। तो जो R2 हो गया वो किसके इक्वल हो गया, PB। PB का मतलब R2 इज इक्वल R प्लस OB, OB, और OB की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है कितनी, R प्लस A cos थीटा। तो दोनों आ गए, R1 भी आ गए, R2 भी आ गया। अब ये दोनों अगर हमारे पास आ गए तो अब हमारे लिए बहुत इजी है, हम यहाँ पे कर सकते हैं नाउ रिजल्टेंट पोटेंशियल
पोटेंशियल एट P। अब देखो पॉइंट P पे रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल K इंटू क्यू बाई R1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का हो गया, माइनस K इंटू क्यू बाई R2, ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, माइनस लगा है। अब यहीं से अगर हम कॉमन ले लें, जो कॉमन आ रहा है, तो V इज इक्वल क्या कॉमन आएगा, K इंटू क्यू कॉमन आ गया, ये क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। देखो जरा वैल्यू रखते हैं, तो V इज इक्वल K इंटू क्यू, 1/R1 का मतलब 1/R1 कितना था, R माइनस A कॉस थीटा माइनस क्या होगा 1/R प्लस A कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों का अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइड से जा रहा है, इसको क्लियर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चलो इतना कर लेते हैं, V इज इक्वल क्या है, K Q 1/R1 यानी कि 1/R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस A कॉस थीटा। ओके, देखिए एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे इसको, और जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल K इंटू क्यू, एलसीएम जरा देखो, R माइनस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, आइडेंटिटी बन गई क्या, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो R प्लस ए कॉस थीटा, ये बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। देखिए जरा जो कैंसिल हो रहे हैं टर्म, कैंसिल करते हैं, क्या, R से R कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, V इज इक्वल K इंटू क्यू, और ये a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा कितना हो गया, 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो Q इंटू 2a जो आपको है, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। अगर ये डाइपोल मूवमेंट है तो हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल K इंटू P कॉस थीटा, ठीक, अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर क्या है, ए इज द हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल, और ये डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल जो आपका ए स्क्वायर है वो कैसा होगा, दैट इज नेग्लिजिबल, कैसा होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया देन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज्यादा तो कॉस कंपोनेंट की वैल्यू होती नहीं, और जब ए ही नेग्लिजिबल है तो 1 का मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ओवरऑल में अगर हम बात करें देन वी विल गेट V इज इक्वल K इंटू P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे डाइपोल के पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों लाइन में फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल, ठीक। हमको ये मालूम है V इज इक्वल क्या आया है, K इंटू P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक। P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर अगर आ रहा है तो यहां से ये भी देख लीजिए, पोटेंशियल और R के बीच जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा बनेगा, V वर्सेस R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हमको मिला, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब है कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ लाइन जो होगी वो ऐसी होगी, इनवर्स का ग्राफ बनेगा। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, दो केसेस अप्लाई कर सकते हैं। केस 1 कौन सा केस है, इन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अब देखो एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, ऑन द लाइन ऑफ डाइपोल, और ऑन द लाइन ऑफ डाइपोल का मतलब है थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा देन पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल यानी कि एक्सिस ऑफ डाइपोल इज इक्वल क्या होगा, K इंटू P बाई R स्क्वायर। ये किस केस में आया,
एक्सियल लाइन के केस में आया। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, केस 2 दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल अगर 90 डिग्री होगा तो इसमें बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, ये है v इज इक्वल k इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 होती है दैट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन में जो आपका पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स डायपोल विल हैव पोटेंशियल और विल शो पोटेंशियल ओनली इन एक्सियल लाइन, दैट हैव नो पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो देखिए ये था आपका इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल। हमने एक जनरलाइज कंडीशन से स्टार्ट किया, जनरल फॉर्मूला हमने पोटेंशियल का फाइंड किया, उसी जनरल फॉर्मूले से हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों लाइन में पोटेंशियल को फाइंड कर लिया बाय प्लेसिंग द एंगल। एक्सियल के लिए एंगल कितना हमने रखा था, 0, इक्वेटोरियल के लिए 90। दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड आर फॉर डाइपोल। क्लियर? नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे ये चैप्टर था, इस चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल वाला पार्ट लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस को समझने से पहले हमें मेटेलिक कंडक्टर के बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर एंड दे आर ऑलवेज नॉर्मल एट द सरफेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो क्या दिया है, अंडर द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द कंडक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्लियर है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में। क्यों 0 होता है, क्योंकि कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेकंड, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होता, दैट मींस कंडक्टर का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये भी हम बात कर चुके हैं कि कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बाहर आउटसाइड कैसा होता है, परपेंडिकुलर एट द सरफेस होता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज E is equal sigma by epsilon naught, that where epsilon naught is permittivity of free space and sigma is charge density। ये फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में फॉर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए एट द सरफेस फाइंड किया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट द सरफेस एंड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। अब देखो जैसे कंडक्टर है, ये सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो हमने एक कॉमन सा फॉर्मूला भी पढ़ा था, E इज इक्वल क्या होता है, माइनस dB बाई dl। अगर E 0 होगा तो माइनस dB कितना हो जाएगा, 0। और माइनस dB के 0 होने का मतलब क्या है, या dB कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से जो dB आएगा कितना आएगा, 0। तो dB के 0 होने का सीधा सा मतलब है कि पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर, या फिर हम कह लें सेंटर पे होगा। क्लियर है? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडे केज और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। कॉमनली अगर हम बात करते हैं तो शील्ड वर्ड का मतलब होता है ए सिस्टम यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग्स से या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो कवरिंग यूज करते हैं, जो सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शील्ड। सेम यहाँ पे सेंस है इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर हो या कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। तो अगर हमें किसी भी रीजन को, किसी भी स्पेस को, या किसी भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम है जिसको हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको एक हॉलो मेटेलिक शील्ड से कवर कर देते हैं या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। हॉलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रख देंगे तो हॉलो मेटल के अंदर रखने पे क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। और ये जो फिनोमिना होता है, द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग मेटेलिक शीट्स या मेटेलिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
और ये जो शील्ड यूज करी जाती है, जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड फैराडे केजेस। यानी द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी इनक्लोज देम इन हॉलो कंडक्टर। सच हॉलो कंडक्टर्स आर कॉल्ड फैराडे केजेस, यानी कि हॉलो कंडक्टर में कवर कर देते हैं, और ये जो हॉलो कंडक्टर होते हैं, इन्हीं हॉलो कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? फैराडे केज बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज डाई इलेक्ट्रिक्स। अब देखो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। इन these can not conduct electric current but transmit electric field। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, those are tightly bounded with nuclei, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, बट दे कैन नॉट, क्योंकि टाइटली बाउंड होंगे दैट मींस इलेक्ट्रॉन उसके फ्री नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रॉन अगर उसके फ्री नहीं हो सकते, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता। बट इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? करंट को तो ट्रांसमिट नहीं करते, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करते हैं। किसको ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पास हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर से इजीली पास होता है, दैट मींस ये कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। एग्जांपल भी दिया है, ग्लास, माइका, पेपर, ये सारे क्या हैं? डाई इलेक्ट्रिक है। बात अगर हम करते हैं डाई इलेक्ट्रिक की, तो देखो डिफाइन तो हमने कर लिया। बेसिकली जो आपके डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर। अच्छा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जिनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होने का मतलब क्या है? कि इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो डाइपोल फॉर्मेशन में होंगे, और डाइपोल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म डाइपोल, डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। डाइपोल का फॉर्मेशन करने का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव डिफरेंट सेंटर ऑफ मास। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, इनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। सेंटर ऑफ मास अलग अलग होंगे। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल अगर आप देखते हो, तो इसका कॉमन सा एग्जांपल होता है HCl। ठीक है, HCl में जो H पॉजिटिव आयन होता है और जो Cl नेगेटिव आयन होता है, इन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक बेटा क्या होते हैं? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक वो होते हैं कि जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव नो डाइपोल मूवमेंट। इनके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ना होने का मतलब है इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? डू नॉट फॉर्म डाइपोल। इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। डाइपोल का फॉर्मेशन ना करने का मतलब क्या है? कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव सेम सेंटर ऑफ मास। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे, यानी कि कोसेंट्रिक होंगे। सेम सेंटर ऑफ मास का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर कोसेंट्रिक। ठीक, अब इसका एक कॉमन सा एग्जांपल समझ लीजिए, H2। ठीक, ये इसका एग्जांपल हो गया आपका H2। कैसे? अब वो भी देखो, जैसे इसका मॉलिक्यूल है HCl का, HCl के मॉलिक्यूल में हमको मालूम है ये क्या हो गया आपका? H पॉजिटिव हो गया। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, और Cl जो आपका होगा, Cl इस टाइप से होगा, इधर Cl नेगेटिव, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो ये +1 -1 इनके बीच सेपरेशन है, मतलब ये डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम यही बात करते हैं H2 की, तो H2 में क्या होता है? H2 में एक H आपका ये होगा, दूसरा H आपका ये होगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास इनका कहाँ होगा? सेम पे आ जाएगा, दोनों का एक ही जगह आ जाएगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में कोसेंट्रिक होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी कि डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये दो कैटेगरीज हैं। अब इनमें अगर हम बात करें तो दोनों ही कैटेगरीज जो डाई इलेक्ट्रिक की हैं वो हम यूज करते हैं, जो भी हमें पर्पस होता है, मोस्टली ये यूज होते हैं कैपेसिटर्स में।
टू इनहेंस और टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। ठीक, अब ये किसी भी कैपेसिटर में कैसे वर्क करेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, चाहे डाई इलेक्ट्रिक आपका पोलर हो चाहे डाई इलेक्ट्रिक नॉन पोलर हो, लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो नेट डाइपोल मूवमेंट, जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, अभी हम ये किसके लिए ले रहे हैं, फॉर पोलर। ठीक, क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के पास वैसे तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन जीरो, नेट जीरो होने का मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा प्लस माइनस, एक मॉलिक्यूल ये रहा प्लस माइनस, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल मान लो ये है। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखते हैं, इसका डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, यानी कि हर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, और अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अब अगर हम इसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पे क्या करें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक था, हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दिया, कितना, ई नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, देन वी नो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी मॉलिक्यूल थे डाई इलेक्ट्रिक के, वो सारे किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, डाइपोल की तरह। और हमको मालूम है कि जब भी डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइपोल पे टॉर्क वर्क करता है, एंड ड्यू टू द टॉर्क ऑल डाइपोल विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ड्यू टू द टॉर्क जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जितने भी डाइपोल थे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे के सारे अलाइन हो गए इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो ये अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं, तो अप्लाइड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस भी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब इस कंडीशन में जरा देखो, अगर हम ये वाला रीजन देखें, ये देखो बीच का जो रीजन है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव होंगे इसके और इसके नेगेटिव, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये दोनों क्या होंगे, इनकी लेंथ बढ़ेगी डाइपोल की। डाइपोल की लेंथ बढ़ने का मतलब है ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी कि बीच वाला रीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिल्कुल, और इस फेस पे नेगेटिव कंडेंस हो जाएगा और इस फेस पे पॉजिटिव कंडेंस हो जाएगा, और ये एक फेस नेगेटिव एक फेस पॉजिटिव। दैट मीन्स जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस पे, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। और इसी नेट डाइपोल मूवमेंट के डेवलप होने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक का केस है। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, नॉन पोलर में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या, फॉर नॉन पोलर, अब वो भी समझ लो। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक के केस में, जैसे आपके पास नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है, अब नॉन पोलर में तो आपने पहले पढ़ा है कि इसमें डाइपोल फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इस टाइप से मॉलिक्यूल होंगे, ठीक, प्लस और माइनस कोसेंट्रिक है। अभी क्या है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो डाइपोल मूवमेंट भी कितना है, जीरो। अब अगर हम इसी पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, दोज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड नेगेटिव विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होंगे, क्या होगा, प्लस इधर जाने लगेगा, माइनस इधर, इस टाइप से आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक, मॉलिक्यूल इस टाइप से हो जाएंगे, प्लस इधर जाने लगेगा, माइनस इधर, यानी कि प्लस पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस पे जो फोर्स लगेगा वो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव एक फेस की तरफ चलेंगे, नेगेटिव और एक फेस की तरफ चलेंगे। अगर हम अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होकर अलग अलग फेसेस पे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या आया, चाहे इसमें हो चाहे इसमें, बात करते हैं। जैसे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या देखने को हमें मिलेगा, हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई किया था, कितना था, ई नॉट। रिजल्ट क्या आया, एक फेज पे पॉजिटिव चार्ज कंडेंस हो जाएंगे, एक फेज पे
नेगेटिव चार्ज कंडेंस हो गए। तो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ऑन अपोजिट फेसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होगा, दैट मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था, पोलराइजेशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो क्या हो गया? इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट होने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन, वो कितना हो जाएगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। दैट मींस ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डिक्रीज होने की जो प्रॉपर्टी है ड्यू टू द पोलराइजेशन, इसको हम यूज करेंगे कैपेसिटर्स में। क्लियर? कितने टाइप के हैं डाइलेक्ट्रिक? पोलराइजेशन कैसे हुआ? जैसे ही हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है? टॉर्क वर्क करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? अलग अलग फेसेस पे कंडेंस हो जाते हैं, या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग फेसेस पे पहुंच जाते हैं। दोनों में रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। इसका भी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा ड्यू टू द पोलराइजेशन, इसमें भी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा ड्यू टू द पोलराइजेशन। बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अब देखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, सिंपल सी बात समझना। पीछे हमने क्या स्टडी किया कि पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे, फेसेस पे कंडेंस होंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग फेसेस पे पहुंच किसके कारण रहे हैं? ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना जल्दी या उतना तेजी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होंगे, या उतने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव फेसेस पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। तो पोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो टोटली डिपेंड करती है किस पे? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे डिपेंड करती है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द पोलराइजेशन एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। किसमें? मटेरियल में। और जब मटेरियल में डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। द टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। यानी कि अगर हम पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ये क्या होगा? इट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बाई वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बाई वॉल्यूम। क्लियर है? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बाई वॉल्यूम। अब देखो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट समझना, जरा हम इसकी बात करते हैं। ये देखो, ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब थी, हमने इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। ठीक, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुए? अलग अलग फेस पे कंडेंस हो गए। ठीक, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग फेस पे कंडेंस हो गए। मान लीजिए इन दोनों फेसेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? d, और इसका जो एरिया है वो कितना है? a। क्योंकि ये जो स्लैब है जैसी दिख रही है ऐसी तो होगी नहीं, स्लैब कैसी होगी? 3D स्ट्रक्चर टाइप होगा। तो 3D स्ट्रक्चर में जरा इसको देखते हैं। स्लैब है, स्लैब एक्चुअली होगी कैसी? अगर हम इसी को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्लैब को, तो स्लैब कुछ ऐसी होगी। ठीक, ऐसी होगी स्लैब। अब इसमें देखो, मान लीजिए ये दो फेस है, इन दोनों फेसेस के बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है? d है, और इस फेस का एरिया कितना है? a। अगर इस फेस का एरिया a है तो अब ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो P इज इक्वल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होगा? मान लीजिए इस पे डेवलप हुआ इस फेस पे, प्लस Q इंड्यूस हुआ इस पे, माइनस Q इंड्यूस, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे फेसेस पे। तो इधर क्या हो जाएगा? Q इनटू सेपरेशन कितना है? d अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है? एरिया इनटू सेपरेशन। तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो d से d कैंसिल, Q इंटू डी क्यों लिखा है? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इट इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ। वैसे तो 2a होती है, यहाँ पे कितनी है? d रखा। अब देखो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया इज चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये चार्ज डेंसिटी भी किसके लिए आई है? पोलराइजेशन के लिए आई है। दैट मींस पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप्ड ऑन द डाइइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगा, पोलराइजेशन डेंसिटी उसी के इक्वल होती है। क्लियर है? मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।
अब देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बहुत अच्छे से समझो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, पोलराइजेशन डेंसिटी या डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज होगा, उतने ज्यादा चार्जेस जो होंगे फेसेस पे कंडेंस होंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने पे एक कांस्टेंट आता है काई, और यहाँ पे क्या आएगा काई ई, और ये हो जाएगा यहां पे ये जो कांस्टेंट आपका आया काई, दिस कांस्टेंट काई इज कॉल्ड डाई, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो कांस्टेंट है काई ई, सफिक्स में ई लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक है इसलिए, ये जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्लियर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सिंपली इट इज द ईज, इट इज ए कांस्टेंट दैट विल डिफाइन द ईज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कोई भी डाई इलेक्ट्रिक कितना इजीली पोलराइज हो सकता है वो हमको मालूम पड़ता है उसकी ससेप्टिबिलिटी से। ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका पोलराइजेशन उतना आसान होगा, ससेप्टिबिलिटी जितनी कम होगी पोलराइजेशन उतना टफ होगा या उतना कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक में, तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक में क्या था कि जब हम अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उसके मॉलिक्यूल्स, जैसे ये था, ये नॉन पोलर था, ठीक। नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स वैसे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कोसेंट्रिक होते हैं, प्लस और माइनस। जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पुल होंगे किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव फील्ड के अपोजिट। तो एक फील्ड की डायरेक्शन में खींचेगा और एक फील्ड के अपोजिट खींचेगा, रिजल्ट क्या आएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अप्लाई करने का रिजल्ट क्या आएगा, जो मॉलिक्यूल होंगे तो पॉजिटिव इधर की तरफ खींचेगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और ये मॉलिक्यूल खींचते खींचते क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे और पॉजिटिव उस फेस पे पहुंच जाएंगे, नेगेटिव इस फेस पे पहुंच जाएंगे। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे डाई इलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग फेसेस पे सेपरेट होके जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए हमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उससे कम हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये सेपरेट नहीं होंगे। तो किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करने के लिए मिनिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि सिंपली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू ए डाई इलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। यानी कि बिना ब्रेकडाउन के, बिना टूटे, डाई इलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। नेक्स्ट इज कैपेसिटर और कंडेंसर। चलिए अब देखो ये इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, कैपेसिटर और कंडेंसर। एक बात बहुत कॉमन सी समझो, हमने जब चार्ज के बारे में बात की थी इन चैप्टर 1 तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे हमारे पास ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, हम इसको कॉटन से रब करते हैं, रब करने के बाद अगर हम इसको पेपर पार्टिकल्स के पास ले जाएंगे तो ये पेपर के टिनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। बट अगर हम इसको रब करने के बाद थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रख के पास ना ले जाएं, उसके बाद ले जाएं, तो क्या ये अट्रैक्ट करता है? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ था वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं होता। लेकिन अब यहां से अगर हम बात करें कि हम किसी सिस्टम में चार्ज डेवलप कर रहे हैं बट वो उस पे स्टोर नहीं हो रहा, और अगर हमें उस टाइम मान लीजिए हमने चार्ज डेवलप किया, रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमको रिक्वायरमेंट बाद में हुई, तब क्या होगा? फिर हम इंस्टेंटली चार्ज डेवलप करें। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें या एक ऐसा मतलब कोई भी अरेंजमेंट तैयार करें जो चार्ज को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके। ऐसा जो सिस्टम होता है जो चार्ज को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। नॉर्मली सभी ने देखा है फैन में होता है, और आप सबको मालूम है कि फैन से अगर कैपेसिटर या कंडेंसर को हम निकाल दें तो फैन की स्पीड क्या होती है? 0। फैन चलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग होती है, फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। 50 उसकी फ्रिक्वेंसी है, दैट मीन्स 1 मिनट में अगर हम बात करें तो सॉरी फ्रिक्वेंसी 1 साइकिल जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है? 50।
50 साइकिल कंप्लीट करती है 1 सेकंड में, तो कितने बार फ्लक्चुएट करेगी। अब उस फ्लक्चुएशन के केस में बार बार चार्ज का फ्लो कम ज्यादा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक, क्या डिफाइन हमने किया है कैपेसिटर और कंडेंसर। ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। चार्ज को स्टोर करने के लिए, छोटे से स्पेस में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। किसके फॉर्म में चार्ज स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ए कैपेसिटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सर्फेसेज separated by an insulating material. The conducting surfaces are called the plates of capacitor and the insulating material is called dielectric। तो ये उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कि कैपेसिटर जो होता है जनरली उसमें दो प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं, जो कंडक्टिंग शीट्स होती हैं दो, और उन दोनों कंडक्टिंग शीट को हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करके रखते हैं। जो शीट्स होती हैं दोज आर कॉल्ड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड द डाइइलेक्ट्रिक, और जो चार्ज स्टोर करना होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है, वो इसी डाइइलेक्ट्रिक में स्टोर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस क्या है, हमको ये तो मालूम पड़ गया कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कैपेसिटर हम बनाते हैं, जितनी भी डिवाइसेस बनाते हैं, सब सेम चार्ज स्टोर कर सकती हैं। तो किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सिंपली द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब कैसे हम बात करते हैं, तो बहुत कॉमन सी बात समझिए। एक कॉमन सा प्रॉब्लम कंडीशन समझ लीजिए कि जो चार्ज होता है या जो पोटेंशियल, कोई भी कैपेसिटर हो या कोई भी कंडेंसर हो, किसी भी कैपेसिटर या कंडेंसर में जब हम बात करते हैं, चार्ज जो स्टोर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। कोई भी कैपेसिटर होगा जिसमें हम चार्ज स्टोर करेंगे, तो चार्ज स्टोर जो होगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिकली एक कॉमन सा एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमारे पास दो बैटरी हैं। ठीक है, एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट की बैटरी है। एक बैटरी है वो कितना शो कर रही है, 5 वोल्ट। तो ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा चार्ज, किसमें ज्यादा चार्ज स्टोर है, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो, जिसके पास 10 वोल्ट है उसमें ज्यादा चार्ज होगा, 5 वोल्ट वाले में चार्ज कम होगा। तो वही रीजन है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट C इंटू V। यहां से अगर हम C की वैल्यू निकालते हैं तो C इज इक्वल Q अपॉन V। हियर C इज ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। थ्योरेटिकली तो हमने इसको बोल दिया था पहले ही, इट इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम टू स्टोर द चार्ज। कोई भी कैपेसिटर या किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। बट मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो C इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। अगर हम इस फॉर्मूले से इसका SI यूनिट निकाले तो हम वो भी निकाल सकते हैं, SI यूनिट। देख लीजिए क्या है, Q अपॉन B। Q अपॉन B का मतलब क्या हो गया, कूलाम। चार्ज का मतलब होता है, यूनिट होता है कूलाम, और V यानी कि वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फैरेड। क्या यूनिट हो जाएगा इसका, फैरेड। या तो हम कूलाम पर वोल्ट बोल सकते हैं, या इसका ऐसा यूनिट क्या यूज कर सकते हैं, फैरेड। क्लियर है। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, सिंपली द एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ एनी कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। कंडक्टर्स भी देखो, बात हम कर रहे थे कि डिवाइस, वैसे तो कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, बट कंडक्टर्स की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं किसको, कैपेसिटर को प्रेफर करते हैं। कितनी कैपेसिटी होती है कंडक्टर्स की, उसके लिए मैं स्फेरिकल कंडक्टर का एक केस दिया है, हम इसकी फाइंड करते हैं। लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर दैट इज ऑफ रेडियस a, या रेडियस हमने इसका ले लिया r, दैट इज ऑफ रेडियस r, हैविंग चार्ज प्लस Q एट इट्स सेंटर। चार्ज हमने कहां रखा, प्लस Q इसके सेंटर पे। अब एक बहुत कॉमन सी बात समझिए, चार्ज जब भी किसी कंडक्टर के अंदर रखा जाएगा दैट मींस जो चार्ज होगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। क्लियर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसकी सरफेस पे। अब चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
तो सबसे पहले देखो कैपेसिटेंस हमको अगर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल क्यू बाई वी। क्यू हमने कंसीडर कर लिया है, क्या और फाइंड करना है, V फाइंड करना है। ठीक, तो V क्या होगा, नाउ द पोटेंशियल एट सरफेस, कितना पोटेंशियल होगा सरफेस पे उसकी भी बात करते हैं। तो सरफेस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल के इंटू क्यू बाई आर। के की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो V इज इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक, ये आ गया इसका पोटेंशियल। हमको फाइंड करनी थी कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसी कंडक्टर की अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल क्यू बाई वी। वैल्यू रखेंगे V की, C इज इक्वल क्यू बाई V की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बाकी की ये टर्म्स कहाँ जाएंगे, ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ वी विल फाइंड C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हो गया ये, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के लिए फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे ये भी समझ लीजिए, ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहां पे है, इन फ्री स्पेस। कहां है, फ्री स्पेस में। और अगर यही किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो उसके लिए के का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट यहां से समझने वाली जो एक बात थी वो क्या थी कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, C और ये R। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये कैपेसिटेंस हो गई किसकी, स्फेरिकल कंडक्टर की। फॉर्मूला आया C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कॉमन सी बात। नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, बात जब कैपेसिटर की चल ही रही है तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जो आपके कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर बेसिकली 3 टाइप्स के हैं होते हैं। एक कैपेसिटर होते हैं, दोज आर स्फेरिकल। कौन से होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं। एक होते हैं कौन से आपके, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं। सेकंड इज सिलेंड्रिकल। और थर्ड कौन से होते हैं, थर्ड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अब यहां पे बहुत कॉमन सी बात समझो, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट। सिलेंड्रिकल सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के में, जो डिटेलिंग में हमको पढ़ना है वो कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्लियर है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बेसिकली स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने पहले भी पढ़ा, पीछे कैपेसिटर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, देयर आर 2 मेटेलिक शीट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। और उन्हीं मेटेलिक शीट को हम क्या बोलते थे, प्लेट। अब स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है, इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल। दैट मींस इन दिस कैपेसिटर देयर आर 2 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स। इसमें 2 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स होंगे। ठीक, 2 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स होंगे ऑफ डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस के। मान लीजिए ये जो है आपका, ये इसकी रेडियस है आपकी R1 इनर की, और आउटर वाली की रेडियस है आपकी R2। इनके बीच का जो स्पेस होता है, इस बीच के स्पेस में या तो हम एयर या फिर हम क्या भर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं, जिससे इन दोनों को सेपरेट करके रखते हैं। ठीक, व्हेन वी विल गिव पॉजिटिव चार्ज टू द इनर स्फीयर, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, मान लीजिए इस स्फीयर को हमने किसी भी मेथड से क्या किया, कोई भी मेथड था, किसी भी मेथड से हमने अंदर वाले स्फीयर को कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव। तो जब हम अंदर वाले स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो क्या होता है, when we will give the positive charge to the inner sphere, then negative charge is induced on outer sphere। तो आउटर स्फीयर पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसकी अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, कितना चार्ज हमने दिया है, प्लस क्यू दिया था इसको, तो इस पे माइनस क्यू।
अब ये माइनस क्यू अंदर की सरफेस पे आएगा तो बाहर की सरफेस पे क्या आएगा, प्लस क्यू। लेकिन हम करते क्या है, हम बाहर वाली सरफेस को ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो बाहर वाली सरफेस को अर्थ करने का मतलब है कि जो भी चार्ज इस पे डेवलप होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो ये बाहर वाला चार्ज ट्रांसफर हो गया, बचा कौन सा, माइनस क्यू। क्लियर। अब अगर हम इसके लिए फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी और बहुत एक अच्छी सी बात समझिए। यहाँ पे अगर हम बात करें नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स। ये दो प्लेट्स हैं, एक इनर स्फीयर है एक आउटर स्फीयर है, दोनों को हम प्लेट्स बोल रहे हैं। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल, देखो अंदर वाला स्फीयर है इसका क्या होगा, K इंटू चार्ज कैसा है पॉजिटिव Q बाई R1 माइनस K इंटू बाहर वाले पे चार्ज क्या है Q बाई रेडियस कितनी है R2। क्लियर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके कितना होगा, K Q कॉमन आ जाएगा और ये होगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो V इज इक्वल K Q R2 माइनस R1, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपॉन R1 इंटू R2। दिस इज पोटेंशियल। ठीक, अगर ये पोटेंशियल हो गया तो कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी थी। देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल Q बाई V। वैल्यू प्लेस करते हैं तो C इज इक्वल Q कितना आया है, तो Q ही रहेगा। V कितना आया हमारे पास, K Q, और ये क्या आया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। इसमें जरा देखो Q से Q कैंसिल, कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा, अब इसके ऊपर जाने का मतलब समझो, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल, देखो 1 अपॉन K है, 1 अपॉन K, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1 अपॉन K इंटू ये ऊपर जाएगा तो R1 R2 बाई R2 माइनस R1। ठीक, 1 अपॉन K, और ये K की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। क्लियर है, ये आ गया। और ये भी किसके लिए आया है, कंडीशन हम फिर से बोल रहे हैं कि ये भी किसके लिए है, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और अगर यही फ्री स्पेस की जगह क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक अगर हम इसके अंदर फिल कर देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक फिल करने पे क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम फिर उसको भी फाइंड कर पाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम बात करते हैं सिंपली देयर आर टू मेटेलिक शीट्स, थिन मेटेलिक शीट्स, प्लेन मेटेलिक शीट्स, प्लेन मेटेलिक शीट्स होती हैं, दोज आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। दो मेटेलिक शीट होंगी, प्लेन शीट होंगी और क्या होंगी, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट होंगी। जैसे मान लीजिए एक मेटेलिक शीट ये है, ठीक, और एक मेटेलिक शीट ये है, दोनों सेपरेट हैं, ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, ये है। ठीक, अब इनके बीच का सेपरेशन, सपोज इनके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। अब इनके बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस में या तो एयर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या फिर हम इसमें क्या फिल कर देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर। और इनको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख के जब हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इसको एक प्लेट को जब हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड ड्यू टू द इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंड प्लेट। तो इस पे कितना हो गया प्लस क्यू, इस पे कितना हो गया माइनस क्यू। कैसे इंड्यूस हुआ, एक फेस पे माइनस होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो क्या होगा, उसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। क्लियर है, ये बन गया हमारा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो सेपरेशन इज डी, और इन जो प्लेट्स होती है बोथ प्लेट्स हैव सेम सरफेस एरिया, सेपरेशन डी है, इन दोनों का एरिया कैसा होता है, सेम, और इन दोनों प्लेट्स का एरिया हमने मान लिया ए। फाइंड करनी है हमको इसकी भी कैपेसिटेंस।
अगर हमको इसकी भी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो ये भी देख लीजिए। पहले हम इसकी बात करते हैं फॉर एयर कोड कैपेसिटर, कोड कैपेसिटर, ठीक है। एयर कोड कैपेसिटर के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली नहीं निकल सकता, इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेडियंट वाला मेथड या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड। अब देखो जब प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें इंड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो जब प्लस से माइनस की तरफ होगी तो सबसे पहले हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब देखो इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये क्या होगा, Q बाई A और एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब देखो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी बात करते हैं। V इज इक्वल क्या होता है, E इंटू डी, V इज इक्वल E इंटू डी। E की वैल्यू क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, रखते हैं वैल्यू, तो V इज इक्वल क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या हो गया, D। अब देखो ये निकल के आया पोटेंशियल, बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस अगर हमको चाहिए तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल Q बाई V। तो C इज इक्वल Q बाई V, V की वैल्यू हमने क्या यूज करी है, Q इंटू डी बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पे कैंसिल हो रहा है Q से Q। A एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा, अपर साइड ट्रांसफर होके पहुंचेगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये फॉर्मूला आया किसके लिए, एयर कोड कैपेसिटर के लिए। अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं क्या, कि इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स, स्पेस बिटवीन प्लेट्स is filled with dielectric of constant K, then अगर डाई इलेक्ट्रिक हमने फिल किया, जिस डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है, K है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C डैश इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट इंटू K बाई D। और यहाँ पे ये जो आपका K है, K क्या है, K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। अब देखो तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ गया कैपेसिटेंस। कैसा, एयर कोड का भी हमने फाइंड कर लिया। पहले हमने फाइंड किया था किसके लिए, एयर कोड कैपेसिटर के लिए, फिर हमने किसके लिए फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया है डाई इलेक्ट्रिक कोड के लिए, ठीक। अब इसी में कंडीशन एक ये भी बनती है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है उसमें पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक रखा हो। पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है कि कंप्लीट स्पेस में डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा, कुछ स्पेस में एयर रहेगी, कुछ स्पेस में डाई इलेक्ट्रिक होगा। अगर इस टाइप से कैपेसिटर बनता है तब हम क्या कर सकते हैं, तो उसका भी केस समझिए। सपोज वी हैव ए कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D। सपोज द चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर प्लस Q एंड माइनस Q। इस पे कितना चार्ज है, माइनस Q। कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज है, प्लस Q एंड माइनस Q। and the space between the plates is partially filled by air and partially filled by dielectric। अब इसके बीच का जो स्पेस है इसमें क्या है, कुछ स्पेस में तो डाइलेक्ट्रिक रखा है, मान लीजिए ये स्पेस था, इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा है, इसकी थिकनेस कितनी है T, कांस्टेंट कितना है K, और बाकी के स्पेस में क्या है,
बाकी के स्पेस में है एयर। अब इस कंडीशन में देखो, अब अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की बात करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मीडियम में सेम तो होगा नहीं, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, ठीक, जैसे हम इसमें बात करते हैं कि एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, और जब हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक की, तो डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अलग अलग अमाउंट में होगा। क्लियर है? अब पहले जो प्रोसीजर है वो वही रहेगा, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से कैपेसिटेंस, ब्रेक नहीं करेंगे प्रोसीजर को, बट कंडीशंस देखो। पहले अगर हम यहां पे बात करते हैं नाउ, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, दो मीडियम है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर की अगर हम बात करते हैं, तो पहला अगर हम बात करते हैं तो ई नॉट इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हम फाइंड करते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गए हैं तो हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब देखो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, V इज इक्वल, पहले तो V किस में आएगा, एयर में, प्लस पोटेंशियल इन डाई इलेक्ट्रिक। एयर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एयर के लिए यूज होगा क्या आपका, ई नॉट इंटू एयर कितने स्पेस में है, देखो टोटल था D, T थिकनेस की डाई इलेक्ट्रिक है, तो एयर कितने में बचा, D माइनस टी में, D माइनस टी प्लस, क्लियर। इसके लिए बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक के लिए, तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक के लिए ये हो जाएगा E इंटू थिकनेस कितनी T, वैल्यू रखो E नॉट और E दोनों की वैल्यू रखेंगे, तो V इज इक्वल Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, D माइनस टी, प्लस इसका क्या होगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, इधर T क्या कॉमन आ रहा है, V इज इक्वल Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा आपका D माइनस टी और इधर बचेगा आपका T बाई के। क्लियर? अगर ये T बाई के आया तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं, क्या, नाउ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल क्यू बाई बी, वैल्यू रखते हैं तो C इज इक्वल क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू तो कोई नहीं है, क्यू रहेगा, V की वैल्यू हमने निकाली है क्या, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रहेगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। क्लियर? अब देखो Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when partial dielectric slab is placed between the plates। अब इसी पार्शियल डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के केस से हम अलग अलग टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अगर यही डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कौन सी होती, मेटेलिक स्लैब होती, तो मेटेलिक स्लैब के केस के लिए हम क्या करते, के की वैल्यू इनफाइनाइट रख देते, तो ये जीरो हो जाता, केवल कितना बचता, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तो ये भी समझ लीजिए, फॉर मेटेलिक स्लैब, मेटेलिक स्लैब अगर होगी तो के की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, और के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी देन ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। क्लियर है? हो गया बड़ी आसानी से, ठीक। देखिए आगे बात करते हैं,
अगला है आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब देखो कैपेसिटर इन सीरीज अगर हम समझना है हमको, तो कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल दो हैं। सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, कैपेसिटर इन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, हम केवल फॉर्मूले क्योंकि प्रूव करने को आता नहीं है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन सीरीज 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn। अगर हम n कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, then the reciprocal of the resultant capacitance is equal to the sum of the reciprocals of all the capacitances। जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी कैपेसिटेंसेस के जो रेसिप्रोकल का सम होगा वो ओवरऑल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। मेथड क्या होगा इनको कनेक्ट करने का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर की जितनी भी प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट सारी एक साथ कनेक्ट होती हैं, नेगेटिव सारी एक साथ, यानी कि पॉजिटिव प्लेट एक एंड से कनेक्ट होंगी और नेगेटिव सारी जो होंगी आपकी दूसरे एंड से, Q2 माइनस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये जितनी भी पॉजिटिव प्लेट्स हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट क्या होंगी, एक पॉइंट से कनेक्ट होंगी, और जितनी भी ये नेगेटिव प्लेट्स हैं वो सारी एक पॉइंट से कनेक्ट होंगी। इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरी की पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से सीरीज में 1 by 1 कनेक्ट होती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए चाइल्ड कैपेसिटर। आप समझो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी, अभी हमने बात की कैपेसिटर में जो चार्ज है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब कितनी एनर्जी या कितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है हम बात करते हैं उसकी। अब देखो, लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर दैट हैव कैपेसिटेंस C। कितनी कैपेसिटेंस होती है, C। सपोज इसकी प्लेट्स पे चार्ज कितना है, प्लस Q, और एक प्लेट पे चार्ज कितना है, माइनस Q, प्लस Q, एक प्लेट पे चार्ज है माइनस Q। कैपेसिटेंस हमने कितनी ले रखी है, C। कैपेसिटेंस इज C एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होती क्या है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, चार्जिंग the capacitor is converted in energy। यानी कि कैपेसिटर को चार्ज करने में हम जो भी वर्क करते हैं वही वर्क क्या होता है, कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इन चार्जिंग। अब देखो वर्क डन इन चार्जिंग का समझो, कैपेसिटर की हम दो कंडीशंस लेते हैं, एक कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज्ड है, और उसी के बाद हम बात करते हैं किसकी, एक कैपेसिटर कैसा है, चार्ज। अगर कैपेसिटर अनचार्ज्ड होगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q। अनचार्ज के केस में जो वोल्टेज होगा आपका, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, और इसका वोल्टेज कितना होगा, V। तो कंडीशंस दोनों हैं, यानी कि चार्ज को 0 से Q तक अपडेट करने में या पोटेंशियल को 0 से V तक अपडेट करने में जितना वर्क होगा, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और देखो यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, U इज इक्वल क्या होता है, वर्क इज इक्वल V इंटू DQ। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से V तक, 0 वोल्टेज से V वोल्टेज तक। अब देखो V इंटू DQ हो गया। अब V इंटू DQ का केस भी समझो, आपने ये भी पढ़ा है C इज इक्वल क्या होता है, DQ बाई DV। तो अगर आप यहां से DQ की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, C इंटू DV हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हम इसमें प्लेस कर दें तो क्या होगा, U इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू V इंटू C इंटू DV। C बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू V इंटू DV।
अब देखो v इंटू डी को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इसका क्या आता है, इसका आता है v स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है, 0 से v। अगर हम इसकी लिमिट को एक्सपेंड कर दें तो लिमिट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो लिमिट को प्लेस करने पे इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u इज इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसी हाफ सी वी स्क्वायर को चेंज करें तो इस हाफ सी वी स्क्वायर को चेंज करके अगर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर हम इसी को चेंज करके चाहें तो हम इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल हाफ क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। अब देखो हाफ क्यू भी फॉर्मूला निकल के आया। एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखो, वैसे तो वर्क डन होता है v इंटू क्यू, बट एनर्जी के केस में ये कितना आया, हाफ v इंटू क्यू। कई बार ये पूछ लिया जा सकता है कि एनर्जी जो वर्क करते हैं वो v इंटू क्यू होता है, बट एनर्जी में स्टोर कितना हुआ, हाफ क्यू इंटू वी। आधा कहाँ गया, तो आधे के लिए सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, हाफ ऑफ द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। चार्जिंग की प्रोसेस में हाफ वर्क डन जो इसका होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। क्लियर है, दिस इज द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर आपके सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी उनमें। अब देखो एनर्जी स्टोर के लिए भी अगर हम बात करें तो पहले कॉम्बिनेशन हम कौन सा लेते हैं, इन सीरीज। अब देखना बहुत अच्छे से, सीरीज, सीरीज में समझिए आपको ये चीज मालूम है कि जो आपका 1/c होता है दैट इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn। ठीक, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं, इन सीरीज जो एनर्जी होगी U, आपने पढ़ा U इज इक्वल क्या होता है, हाफ। सीरीज में ले रहे हैं, अब देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो आपका चार्ज होता है वो सेम होता है। क्या सेम होता है, चार्ज जो होगा वो सेम होगा इन ऑल कैपेसिटर्स। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हम चार्ज के केस में लेंगे, क्या लेते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 या क्यू स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या लिख सकते हैं 1/c। अब देखो सीरीज में, सीरीज कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c की वैल्यू कितनी होती है, 1/c की वैल्यू होती है आपकी, ये तो आपका क्यू स्क्वायर बाई सी साथ में, क्यू स्क्वायर बाई 2 साथ में चल ही रहा है। 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 अप टू 1/cn। करिए तो u इज इक्वल क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c2 अप टू क्यू स्क्वायर बाई 2cn। क्यू स्क्वायर बाई 2c को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज u1, क्यू स्क्वायर बाई 2c2 को u2, एंड दिस इज un। क्लियर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आ गया। अब अगर हम यही एनर्जी स्टोर्ड किस में निकालते, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो भी समझ लीजिए। पैरेलल में आपको क्या मालूम है, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, सारे कैपेसिटर्स में सेम होता है। अगर वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज सेम होने के केस में हम क्या निकालते हैं, U इज इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर। अगर हाफ सी वी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो C की वैल्यू रख दो पैरेलल में, हाफ C की वैल्यू क्या होती है, C1 प्लस C2 अप टू Cn, और ये क्या हो गया V स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर अप टू हाफ Cn V स्क्वायर। अब देख लीजिए हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी होती है, तो इस हिसाब से ये एनर्जी किसकी हो गई, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकंड, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ nth कैपेसिटर। दैट मीन्स इन पैरेलल the total energy of combination is always equal to the sum of energies stored in individual capacitors। हर इंडिविजुअल कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उन सारी एनर्जीज का जो सम होगा
दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है? देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी। अब देखो एनर्जी डेंसिटी को अगर डिफाइन करें तो सिंपली डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ये होती है स्मॉल यू से इसको डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है? एनर्जी stored in capacitor upon volume। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो U इज इक्वल, एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा? हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब देख लीजिए, अगर एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हम रख रहे हैं, अब देखो C फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हम ये कर रहे थे, यहीं पे हम नोट कर लेते हैं, फॉर पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो C होती है यानी कि कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ C की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट, C की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये हो गया आपका V स्क्वायर बाई A इंटू डी। जरा देखो A से A कैंसिल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन D इंटू डी, क्या? D स्क्वायर। तो इसको अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? V अपॉन D होल स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। पोटेंशियल बाई डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। दैट मींस U इज इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिफाइन हम सिंपली कर सकते हैं, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड per unit volume of capacitor is called energy density। clear? next is redistribution of charges and common potential। क्या होता है redistribution of charge? बहुत सिंपल सा लॉजिक समझिए। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका चार्ज कैपेसिटेंस कितना है? C1, चार्ज कितना है? Q1, वोल्टेज है V1। एक ऑब्जेक्ट ये है, इसकी कैपेसिटेंस है C2, इसका चार्ज है Q2, वोल्टेज है V2। अगर हम इन दोनों को क्या करें? कनेक्ट कर देते हैं, ये तो अभी है, ठीक, ये बिफोर की कंडीशन है, बिफोर। अगर हम इस बाद में क्या करें? इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो देखो कनेक्ट करने पे क्या होगा? जैसे एक ये था, एक ये था, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है किसके थ्रू? कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ये क्या है? ये आपका कंडक्टिंग वायर है। जैसे ही हम इस को कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर के थ्रू, अब अगर मान लो दोनों के जो पोटेंशियल थे, हम ये मान के चलते हैं B1 इज ग्रेटर देन B2। We know when these two conductors are connected through a conducting wire or placed in contact, then charge is transferred from the object of higher potential to the object of lower। जैसे ही कनेक्ट करेंगे चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब चार्ज का ट्रांसफर होगा एंड द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? इक्वल नहीं हो जाएगा। उसी इक्वल पोटेंशियल को, यानी कि कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगी, C1 रहेगी, इसकी कितनी रहेगी? C2। चार्ज ट्रांसफर होगा इधर से इधर, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? Q। इसके पास कितना बचेगा? Q1 माइनस स्मॉल q, इसके पास कितना हो जाएगा? Q2 प्लस स्मॉल q। और पोटेंशियल दोनों के कैसे हो जाएंगे? सेम। ये जो सेम पोटेंशियल है, ये दिस सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इसी सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका हमारे पास, कि व्हेन वी विल कनेक्ट दीज टू देन चार्जेस आर ट्रांसफर्ड until their potentials become equal and that equal potential is called common potential। और इसी कॉमन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो जब कॉमन पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे, कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का कैलकुलेशन क्या होगा? V इज इक्वल क्या होता है? Q बाई C होता है। Q बाई C का मतलब टोटल चार्ज
अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज है आपका Q1 प्लस Q2, कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2, या तो आप ये लिख लो, और अगर इससे मन नहीं भरता है तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, V इज इक्वल Q क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2, क्योंकि Q इज इक्वल CV होता है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, क्लियर। तो ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल। अब इसी कॉमन पोटेंशियल से इसी में टॉपिक बनता है आपका एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अभी देखो एनर्जी लॉस, अब एनर्जी लॉस निकालना है, कंडीशन वही थी बिफोर और आफ्टर, दो कंडीशंस हम लेके चलते हैं। ये बिफोर की कंडीशन है, देखो बिफोर की कंडीशन में क्या थी, कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V1, चार्ज Q1, इसका कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज V2, चार्ज Q2। बट अगर हम बात करते हैं कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद देखो, कनेक्ट करने के बाद हमें क्या देखने को मिला था, कैपेसिटेंस बदलेगी नहीं, बट वोल्टेज दोनों के कॉमन हो जाएंगे और चार्ज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका Q1 माइनस Q रहेगा क्योंकि इधर चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और इसका क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q। अब इस पूरी शेयरिंग ऑफ चार्ज की प्रोसेस में एनर्जी लॉस फाइंड करना है। तो एनर्जी लॉस सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर हम एनर्जी लॉस फाइंड कर रहे हैं, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी, या हम बात कर सकते हैं एनर्जी लॉस इज इक्वल क्या होगा, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक, अब देखो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, डेल्टा ई इज इक्वल, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर। कनेक्ट करने के बाद क्या होगी, इसकी हाफ C1 V स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V स्क्वायर, यानी कनेक्ट करने के बाद अगर हम बात करते हैं तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। रखो भाई V की वैल्यू, हाफ कॉमन ले लो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, दोनों तीनों में से हाफ कॉमन लिया है, C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू क्या थी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब देखो C1 प्लस C2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। करिए एलसीएम लेके इसका स्क्वायर ओपन, हाफ ये अपॉन में क्या है C1 प्लस C2, पहले C1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 का इसमें कर लिया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 हो गया माइनस के साथ ओपन। ठीक है, देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, माइनस का साइन था तो सारे कुछ क्या हो गए माइनस के, ये भी माइनस ही होगा यहाँ, ठीक है, ये भी क्या होगा माइनस ही होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा। क्लियर, देखो C1 V1 स्क्वायर पॉजिटिव, C1 V1 स्क्वायर नेगेटिव, C2 V2 स्क्वायर पॉजिटिव, C2 V2 स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल। इन तीनों में देखो C1 C2 C1 C2 और C1 C2 कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा, हाफ C1 C2 अपॉन में क्या है ये C1 प्लस C2
बचा क्या, इसको देखो, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, इसमें v2 स्क्वायर इसमें v1 स्क्वायर, तो हम इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम इसको, पहले v1 लिख लेंगे फिर v2, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस c1 c2 कॉमन आ चुका है तो क्या बचा 2v1 v2। देख लो जरा, ये किसका बन गया, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हमको कितना देखने को मिलेगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल हाफ c1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2, और इधर क्या आया इन ब्रैकेट v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। क्लियर है, तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस में कितना एनर्जी लॉस होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ओके, नाउ द चैप्टर सेकंड इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहिए।